चलो, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप, आपने ये डिस्कस कर चुके हो, यस और नो? अच्छा, इसके पहले भी न्यूमेरिकल्स हमने कर दिए, लगभग 6 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। होप सो यू हैव माइट हैव एन्जॉयड एंड कोई डिफ़िकल्टी होगी नहीं आपको। ओके, तो चलो, वंस अगेन माय नेम इज़ संदीप पटेल एंड वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सेलरेट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। आज श्री गणेश करते हैं नए पॉइंट से, नए टॉपिक से। सेंटर ऑफ मास, नो डाउट सेंटर ऑफ मास तो आपने सुना ही है, बट अभी हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कुछ पार्टिकल्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, टू बी मोर प्रिसाइज। सिमेट्री, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म है या ऐसा कुछ है, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आज हम फर्स्ट केस जो डिस्कस कर रहे हैं, थिन रॉड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अभी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास एक रॉड है और वो यूनिफॉर्म है, हैविंग यूनिफॉर्म व्हाट? डेंसिटी। तो मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करता हूँ। सपोज आई एम हैविंग अ रॉड और कौन से टाइप का रॉड है? यूनिफॉर्म रॉड। व्हाट इज द मास ऑफ इट? लेट द टोटल मास ऑफ दिस रॉड बी हाउ मच? m. लेट द लेंथ ऑफ द रॉड बी हाउ मच? l. अभी इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? सेंटर ऑफ मास। तो हाउ विल आई प्रोसीड इन दिस सिनेरियो? तो इन अ वेरी सिंपल ऑर्डर, मैं वन एंड ऑफ दिस वन यहाँ को, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे रख देता हूँ। कहाँ पे रख देता हूँ इसको? ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस विल बी योर x एक्सिस एंड y एक्सिस। बट सिंस इट हैज़ बीन स्टेटेड कि इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लेंथ वाइज है। कैसा है? लेंथ वाइज। तो मैं कुछ इस तरह का सिनेरियो करता हूँ। सपोज इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर यहाँ पे, लेट इट बी विच वैल्यू? c। फिजिक्स का एक रूल बहुत सिंपल है, ये x इक्वल टू आपका क्या हुआ? 0 टू x इक्वल टू विच वैल्यू? l। वेन एवर देर इज दिस काइंड ऑफ अ सिमेट्री की यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो आप ये पूरे एंटायर ऑब्जेक्ट को आप इक्वल पार्ट्स में कट करो। कितने पार्ट्स में कट करो? छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में इसको कट करो। अंडरस्टूड? और इसमें से कोई भी एक छोटा सा पार्ट आप कंसिडरेशन करो। सपोज मैंने ये कंसिडर किया, suppose I have considered this part. Let this part be at a distance of x from the origin of a Cartesian coordinate system. Let the length of this part be how much? dx. इस पे कितना मास रेजिडाइज कर रहा है? मतलब कहाँ पे? आप अगर यहाँ पे देखोगे तो whether I can say in this much part certain amount of mass is residizing. Answer is yes. Let that amount of mass residizing be how much? dm. A very small mass element residizing on it. Then how will I start? In a very simple manner.
सिंस इट हैज़ बीन गिवन कि इट इज़ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, तो वेन एवर इट कम्स इन माई माइंड कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी है, बट ये यूनिफॉर्म डेंसिटी कैसा है, लेंथ वाइज है, तो वेदर वी हैव डिस्कस एवर विथ लीनियर मास डेंसिटी, आंसर इज यस। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने लीनियर मास डेंसिटी के बारे में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, इक्वेशन नंबर 1। व्हाट कैन आई से अबाउट दिस मास डेंसिटी, जो मैंने ब्लैक डॉट में भी बताया, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, तो उसमें भी ऐसे बोल सकता हूँ, लेट लैम्बडा बी इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। नाउ सिंस एज आई नो कि डी एम कैन बी रिटन एज लैम्बडा डी एक्स. Now overall lambda is nothing other than total mass per unit length into which value dx. So whether I have got the very small mass element, let it be which value, dm. Got it or not? Okay. Now from this point of view, पहले एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, दैट इज दिस फॉर्मूला. मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज नथिंग अदर देन एक्सीएम. तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सीएम फाइंड आउट करना है, तो वेदर आई कैन राइट लाइक दिस, एक्स सी एम इज इक्वल टू 1/m. मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूस, तो वेदर आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, तो आंसर इज यस. दैट कम्स आउट टू बी 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एम, तो वेदर आई कैन राइट एक्स एम बाई एल into which value dx. Now this give rise to dash. Okay, ultimately m by m, okay, 1 by l integration of x dx, whether I can write like this. So ultimately the final outcome मुझे क्या मिला, यहाँ से m will get cancel. So ultimately the outcome of the result will be nothing other than dash 1 by l integration of x raised to 1 dx. Now when I say integration of x raised to n dx can be written as x raised to n plus 1 upon which value, n plus 1. So whether I can say here 1 by l x square by 2, yes or no, तो that is nothing other than which value, xcm. अभी आप बोलोगे सर इसका लिमिट क्या सेट करोगे, तो बैक टू द पॉइंट, whether the limit can be sent from x equal to 0 to x equal to which value, l, yes or no. तो the limit has been set from where to where, 0 to l, 0 to capital L. So ultimately यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे l आएगा. Now from this once again scenario, whether I can write like this, 1 by twice of l, ये हाफ बाहर ले लिया, upper limit minus lower limit. Now this give rise to dash l square by twice of l, l get cancel. So whether I can say xcm, therefore xcm is equal to nothing other than dash l by 2. तो मुझे इसका जो सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, I am going to obtain the center of mass at which point, L by 2 पे मुझे मिलेगा. होप सो ये समझ में आ गया. क्लियर, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वन. सेम वे थिन रॉड की जगह पे आप एरिया ऑफ अ प्लेट ले लो एक. सेम वे डी एम एट अ डिस्टेंस ऑफ, वहाँ पे x, y आएगा और उसका एरिया क्या आएगा dx, और लेंथ वाइज क्या आएगा dx, और ब्रेथ वाइज क्या आएगा dy. ओके, तो आप इस तरह ही उसको सॉल्व कर सकते हो. डोंट वरी, आगे जाके आएगा तब मैं उसको प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा. गॉट इट और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर. नाउ लेट डिस्कस विद द one of the example. Figure shows a cubical box. Figure shows which kind of a box? Cubical box. Cubical box मतलब all sides are equal, made up of negligible thin metal sheet of uniform mass density. The length of each side is 40 centimeter. Length has been given as how much? 40 centimeter. Okay. Now then
Find out the coordinates xcm, ycm and zcm of the center of mass of the box. If the box is open from the upper side, important point, if the box is open from the what? Upper side, then find out the coordinates x comma y, xcm comma x dash cm, y dash cm and z dash cm of the center of mass of the box. मतलब दो केसेस दिए इन शॉर्ट. ओके, अभी जब ये दो बॉक्स, सॉरी, अगर ये केस दिया आपको, एक्सट्रीमली सॉरी, तो थिन क्या दिया है मेरे पास यहाँ पे? यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. अभी हर एक का मास क्या होगा? सेम होगा. अभी इसमें कितने प्लेट्स होते हैं टोटल? 6 प्लेट्स. ओके, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ. सपोज सिंपल सा कंडीशन अप्लाई करता हूँ. मेरे पास टोटल कितने प्लेट्स है? 6 प्लेट. और ये सारे प्लेट्स को मैं नाम दे देता हूँ. ओके, सबसे पहले प्लेट, सपोज वेदर आई कैन मेंशन ए बी सी डी, पहला प्लेट. सेकेंड प्लेट विल बी ई एफ जी एच. मैं अपोजिट प्लेट ही लूंगा. ओके, ई एफ जी एच. उसके बाद आई विल कंसिडर ए बी एफ ई, ए बी एफ ई. सो आई एम कंसिडरिंग विच वन? ए बी एफ ई. नाउ उसके सामने वाला डी सी जी एच. तो आई एम गोइंग टू कंसिडर डी सी जी एच. नाउ कौन सा बचेगा? बी सी जी एफ, बी सी जी एफ पीछे वाला. यस और नो? तो बी सी जी एफ. अभी उसके एग्जैक्ट आगे वाला ए डी एच ई. समझ में आया? ए डी एच ई. क्लियर? अभी बट ऑब्वियस है, सेंटर ऑफ मास की बात छेड़ी गई है, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. ध्यान देना. अभी मैं ये बोल सकता हूं कि इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या बोल रहा हूं मैं? इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, ऑफ विच वैल्यू? सेंटर. तो सबसे पहला प्लेट ए बी सी डी. अभी ए बी सी डी कहाँ पे है? नीचे के इसमें फॉर्मेट में है. मतलब वेदर आई कैन से दिस वैल्यू विल बी नथिंग अदर देन डैश. ये इसका सेंटर हुआ. ए बी सी और डी का. ओके, तो इसका सेंटर क्या हुआ? तो अगर आप देखोगे तो अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, अलोंग वाई एक्सिस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और जेड एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? उसका 0 आएगा. तो वेदर आई कैन स्टेट लाइक दिस. जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है उनके लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में चले जाता हूँ. सपोज मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है. ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या आपका जेड एक्सिस. अभी मैं यहाँ पे जो प्लेट ले रहा हूँ दैट इज नथिंग अदर देन लाइंग इन विच प्लेन? एक्स वाई प्लेन. किस में लाई कर रहा है वो? समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ये आपका क्या हुआ? ए बी सी और डी. अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वेदर आई कैन से दिस इज नथिंग अदर देन, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करेगा, ये वाई कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करेगा. मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा?
x कॉमा वाई कॉमा z, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, बट सिंस इट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया कि बाउंस गया? ओके। अभी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कंडीशन जो आपको समझना है, अभी सपोज ये अगर लेंथ आपका यूनिफॉर्म है और वो कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका हाफ कितना हुआ, 20 हुआ। तो वेदर आई कैन राइट कि ये 20 मिलेगा अपने को एक्स कोऑर्डिनेट, और आपका अगर मैं ये कंसीडर करता हूं यहां पे ये 20 है, अरे हाँ ये 40 है, ओके, तो इसका ये 20 हुआ, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या हुआ 20 और z कोऑर्डिनेट तो 0 है ही। तो वेदर आई कैन राइट इन दिस सिनेरियो कि ए बी सी डी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो वेदर आई कैन राइट 20, 20, 0। इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो आई विल राइट इन सेंटीमीटर। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इन द सिमिलर मैनर, ओके, अभी मैं कहां पे चले जाऊंगा, टॉप मोस्ट पे चले जाऊंगा। अभी मैं किसको कंसीडर कर रहा हूं वो देखो, आई एम कंसिडरिंग दिस टॉप मोस्ट सरफेस, यस और नो। अभी आप टॉप मोस्ट सरफेस कंसीडर कर रहे हो मतलब EFGH, तो इसका सेंटर कहां पे है, तो इसका अगर मुझे सेंटर मार्क करना है तो वेदर आई कैन मार्क एट दिस पॉइंट सेंटर, यस और नो। अभी इसका x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो इसका x y z क्या आएगा, तो देखो अलोंग x एक्सिस, वेदर इट इज लाइंग अलोंग x एक्सिस, तो आंसर इज यस। तो 40 है, तो 40 का हाफ कितना हुआ सेंटर ऑफ मास के हिसाब से 20। अलोंग y एक्सिस है, अलोंग क्या है y एक्सिस है, तो जब ये y एक्सिस है और उसका भी 40 है तो इसका सेंटर कितना हुआ 20। अभी ध्यान से सुनना, वेदर इसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों z कोऑर्डिनेट इसका 0 नहीं होगा, तो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि वो प्लेन कहां पे है, इट इज एट अ हाइट ऑफ डैश। देखो ये और ये दोनों भी सेम हुआ, समझ में आ रहा है। तो ये z कोऑर्डिनेट कितना है इसका 40, और ये ऊपर बैलेंस हो रहा है सेंटर पॉइंट पे, यहां पे क्या हो रहा है बैलेंस, तो ये z कोऑर्डिनेट पे बैलेंस हो रहा है, मतलब यहां पे z कोऑर्डिनेट उसका कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40। ये बात समझ में आया? जिसको नहीं आया वापस उनको समझाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेम रूल सेम थिंग। This is your x axis, y axis and z axis, okay। now हमने यहाँ पे जो लिया है वो कहाँ पे लिया है, ऊपर वाला प्लेन लिया है, समझ में आ रहा है? अभी बट ऑब्वियस है ये जो है ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस अलोंग है, तो इसका सेंटर कहाँ पे मिलेगा, अगर ये टोटल 40 है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 है, तो इसका सेंटर विल बी डैश 20 पे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पे कितना मिलेगा 20 पे। ये वाई डायरेक्शन में कितना है 40 है, बट इसका सेंटर वाई कोऑर्डिनेट पे वंस अगेन कितना मिलेगा 20। बट अगर आप इसका z कोऑर्डिनेट देखो तो z कोऑर्डिनेट वेदर इसको बैलेंस करने के लिए ओके ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा, तो यहां से लेके यहां तक इसका कोऑर्डिनेट कितना है 40, तो ये वैल्यू भी क्या हुआ 40, मतलब अलोंग z एक्सिस, अलोंग विच एक्सिस, अलोंग z एक्सिस यहां तक इसका वैल्यू ये और ये दोनों भी सेम है, मतलब ये जो वैल्यू यहां से और यहां से, तो ये बीच का वैल्यू कितना हुआ यहां पे 40 हुआ, तो ये वैल्यू भी कितना हुआ 40, तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका 40। तो इन शॉर्ट मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा 20, 20,
40। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रिलाई करता है? 20, 20 एंड 40। होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लियर? गॉट इट? क्योंकि अगर इसको मुझे रखना है सपोर्ट पे, इज दैट क्लियर, हवे में रखना है तो उसको सेंटर पे तो बैलेंस करना पड़ेगा। एंड अलोंग जेड एक्सिस वो कितने पे सपोर्ट करेगा खुद को? तो खुद को सपोर्ट करेगा 40 पे। कितने पे करेगा? 40 पे। होप सो यहां तक समझ में आ गया। सिंपल वे। अभी वंस अगेन नेक्स्ट, अभी सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ए बी एफ ई, तो देखो ए बी एफ ई, तो वेदर इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो आंसर इज यस। तो एक्स पे उसको बैलेंस करना है, तो कितने पे बैलेंस करेगा वो? 20 पे उसका सेंटर ऑफ मास। अभी ये वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसका? देखो वाई यहाँ पे, और वो प्लेन कौन कहाँ पे है आपका? ये प्लेन है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ये केस में? वेदर आई कैन मार्क इट एज 0, यस। और ये जेड कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा? तो वंस अगेन हाफ होगा ये पॉइंट पे, क्योंकि इसका क्या होगा? x, 0, z होगा। अभी x की वैल्यू कितनी है? 20, y की वैल्यू कितनी है? 0, और z की कोऑर्डिनेट कितने आएंगे आपको? 20 सेंटीमीटर। गॉट इट? सिमिलर मैनर उसके सामने वाला देखो। ओके, अभी इसके सामने वाला अगर आप देखोगे तो वंस अगेन इट इज लाइंग इन विच प्लेन? एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन में आप ये देखोगे कि ये मिलेगा x कोऑर्डिनेट 20, z कोऑर्डिनेट 20, बट वेदर y कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो आंसर इज नो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ के रखने में वेदर ये कितने डिस्टेंस पे है? y पे, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट हाउ मच? 40। उसको पकड़ के रखने के लिए वो पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट का जो बीम होगा, वो बीम या पिलर बोलो या आप थ्रेड बांधो इसको, ये हवा में तो नहीं रह सकता ये, एग्जैक्टली। तो उसको y कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में मेरे को बांध के रखना पड़ेगा। तो मेरे को रस्सी कितने का चाहिए? 40 सेंटीमीटर का चाहिए, तो ये ऐसा रहेगा, अदरवाइज गिर जाएगा। अदर वे अराउंड ये इस तरह सोच सकते हो। गॉट इट? सिमिलर मैनर अभी कौन सा बचेगा हमारा? पीछे वाला वैल्यू। पीछे वाला कौन सा है? बी एफ जी सी। अभी देखो ये y कोऑर्डिनेट पे कितना आएगा? हाफ, ये पॉइंट आएगा पीछे के साइड में। समझ में आ रहा है? ये हम कौन सा कंसीडर कर रहा है? बैक साइड, बैक साइड कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है उस पर y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा आपको? सेंटर पॉइंट पे 20, z कोऑर्डिनेट पे भी कितना मिलेगा? y कोऑर्डिनेट पे कितना मिलेगा? 20, z कोऑर्डिनेट पे भी कितना मिलेगा? 20, बट इसका x कोऑर्डिनेट ये पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे? 0। इज दैट क्लियर? बिकॉज वो बैक साइड में है, ओरिजिन पे। तो सिमिलर मैनर यहां पे जो आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वो कैसे होगा? 0, 20, 20 सेंटीमीटर। अभी आप फ्रंट वाला ले लो, आगे वाला। अभी आगे वाला मतलब कौन सा हुआ? ये। ओके, अभी इसको अगर आप कंसीडर करते हो फ्रंट वाला, एंड विच इज दैट फ्रंट? वेदर आई कैन से ए ई एच डी। ओके, अभी ये यहां से अलोंग क्या है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का कितना हुआ? ये हाफ 20, यस और नो? अभी ये यहां पे जेड एक्सिस पे क्या हुआ? 20, बट वो एक्स एक्सिस को पीछे से लेके यहां तक वो खुद को इसको सपोर्ट करेगा, ये पूरे प्लेन को, तो कितना आएगा? 40। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आप क्या देखोगे? 40, 20, 20 सेंटीमीटर। होप सो सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर और नॉट? कोई डाउट? तो देखो मैंने हर एक प्लेट का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया। हर एक प्लेट का क्या फाइंड आउट किया? इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास। अभी यूनिफॉर्म है तो हर एक का मास कितना है? m। इसका भी मास कितना है? m। तो हर एक का मास ऑफ द प्लेट, मास ऑफ द प्लेट कितना है? m है। ये समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ द प्लेट लिखा और अभी मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हर एक का मास, सिंस इट इज यूनिफॉर्म, तो हर एक का मास क्या है? सेम है। दैट इज नथिंग अदर देन कैपिटल M। नाउ मुझे ये पूरे सिस्टम का क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है।
अभी जब सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू कीप इट अप, पिक इट अप, RCM इज इक्वल टू डैश XCM प्लस YCM प्लस ZCM। ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने, यस और नो? पढ़ा है? तो चलो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। फ्लैशबैक में अगर आपको याद करोगे आप तो आपको फ्लैशबैक में फॉर्मूला क्या मिलेगा? एनीवन? थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था कुछ फॉर्मूला? पढ़ा है कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ? वेक्टर RCM कैन बी रिटन एज डैश M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस डॉट 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 प्लस Mn वेक्टर Rn द होल अपॉन whether I can write M1 plus M2 plus dot dot plus up till how much Mn? yes or no? yes। अभी यहाँ पे मेरे पास कितने प्लेट्स है वो देखो, 6 प्लेट्स है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू whether I can write वेक्टर RCM इज इक्वल टू पहला प्लेट कितना है M, उसका पोजिशन वेक्टर मतलब उसका वेक्टर RCM कितना है 20, 20, 0। तो whether I can write this value as 20, 20, 0। ये समझ में आया? whether you are getting it or not? ओके अभी देखो पहला, बाद में क्या आएगा? प्लस M बाय सेकेंड प्लेट कौन सा है? EFGH का है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 20, 20, 40। वापस प्लस M। थर्ड प्लेट जो है एग्जैक्टली दैट इज नथिंग अदर देन विच वन? ट्वेंटी, 0, 20 प्लस M 20, 40, 20 प्लस M 0, 20, 20 प्लस M 40, 20, 20। ओके तो चेक करो, मैंने वही किया, सब मास लिखा और उसका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट किया। द होल अपॉन कितने मासेस है मेरे पास? 6। तो M प्लस M प्लस M प्लस M प्लस M प्लस M, तो कितने मासेस लिखे मैंने? 3 प्लस 3 6 हुए। तो ओवरऑल मुझे वेक्टर RCM क्या मिलेगा? डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड बाय विच वैल्यू? 6M। अभी बट ऑब्वियस सब में कॉमन क्या है? M एंड एवरीबडी नो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। एग्जैक्टली नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक टर्म्स कैन बी एडेड? मतलब अगर आप ये कंसीडर करो कि पहला कोऑर्डिनेट आपका x है, ये y है, ये z है, दिस इज ऑल्सो x y z x y z x y z x y z x y z। ओके तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ में ऐड करने का, y को y के साथ में ऐड करने का। तो देखो हम किस तरह ऐड करेंगे उसको सबको? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 0 40। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? तो whether I can say 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 40 120। तो पहला आपको क्या मिला? 120। वैसे ही आप किसको ऐड करोगे? y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे। तो जस्ट गो ऑन एडिंग y कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे आप y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे तो आपको वंस अगेन क्या मिलेगा? 120। वंस अगेन आप किसको ऐड करो? z कोऑर्डिनेट को, 0 40 20 20 20 20। तो यू विल गेट वंस अगेन विच वैल्यू? 120। गॉट इट और नॉट? ओके सो अल्टीमेटली द फाइनल आउटकम ऑफ द रिजल्ट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? whether I can say M and M will get cancel? Answer is yes. So ultimately the final outcome of vector RCM will be given by, ये 60 है, 6 है नीचे, तो 120 है, तो whether I can write 20, 20, 20। This will be your final answer that ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट XCM हुआ आपका, YCM हुआ, and this is your what? ZCM,
मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे ये जो बैलेंस करेगा, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, तो वेदर इट विल लाई एट डैश 20, 20, 20. गॉट इट और नॉट? ओके. अभी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द अपर साइड इज ओपन, मतलब ऊपर वाला है नहीं. अभी सेकंड केस में अगर ऊपर वाला नहीं है, ये इसको हटा दो, इसको उन्होंने निकाल दिया. निकाल दिया मतलब इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि ये पूरा वैल्यू उन्होंने निकाल दिया. फिर भी हमारे पास कितना बचा, हाउ मेनी इज रिमेनिंग. अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, समझ में आ रहा है, इसको क्या किया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इसको हमने रिमूव कर दिया. सेकेंड केस में, इन केस बी मैंने उसको रिमूव किया. तो वंस अगेन फॉर्मूला कम्स आउट टू बी इन द सेम सिनेरियो, बट फॉर्मूला में क्या होगा चेंज, वो देखो. इंस्टेड ऑफ 6 प्लेट देयर विल बी 5 प्लेट. तो आपका वेक्टर RCM इज इक्वल टू पहला M 20, 20, 0 आएगा. सेकेंड में क्या आएगा, सेकेंड वाला आपको कंसिडर में नहीं लोगे, आप कौन सा कंसिडरेशन में नहीं लोगे, EFGH वाला नहीं लोगे. तो आपका क्या आएगा 20, 0, 20 प्लस M इंटू वंस अगेन क्या आएगा आपका 20, 40, 20 प्लस M. इट विल बी 0, 20, 20 प्लस M 40, 20, 20. अभी टोटल कितना प्लेट आपने कंसिडर किया, अगर ऊपर वाला नहीं ले रहे हो टॉप मोस्ट, तो 1, 2, 3, 4, 5. तो टोटल यहाँ पे मास भी कितने हुए, 5 हुए. अंडरस्टूड और नॉट? नाउ सेम सिनेरियो, M ब्रैकेट क्लोज, द होल अपॉन विच वैल्यू 5M. अब यहाँ पे 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 0 प्लस 40. तो फाइनल आउटकम आपका आंसर कितना आएगा, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 40 100. वैसे ही नेक्स्ट 20 प्लस 0, समझ में आ रहा है ना सबको, 20 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20. तो वंस अगेन आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 100 कॉमा. अभी वंस अगेन यहाँ पे आप तीसरा सिनेरियो देखो, 0, 20, 20 तो कितना हुआ 40, 60, 80. हाँ यहाँ पे चेंज आया, यहाँ पे कितना आया हमें 80 मिला. गॉट इट और नॉट? Now which value will get cancel, M and M will get cancel. So final इसका वेक्टर RCM, इसका सेंटर ऑफ मास रिमूविंग द टॉप मोस्ट प्लेट, तो इसका कितना मिलेगा 20, 20, 16. मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का जिसके ऊपर टॉप नहीं है, एक प्लेट आपने निकाल दिया है, तो उसका सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ पे मिलेगा 20, 20, 16 पे. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर. सो प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली. ईजी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए. तो ये आपका मैंने बी करवाया, और ये आपका पहला कितना था, सबके सब प्लेट आपको कंसिडरेशन में करने थे. दिस इज योर ए. क्लियर? अंडरस्टूड? लेट डिस्कस विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल. द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 and m2 is r. Now the statement has been mentioned that distance between two masses, let it be which value, m1 and another mass, let the mass be what, m2. Now the distance between them has been mentioned as, let it be which value, r, according to the question. If the distance between this particle from the center of mass of a system are r1 and r2, find respective r1 and r2 value. इन शॉर्ट उन्होंने दिया है कि इसका जो भी सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी होगा, कहीं पे भी आप कंसीडर कर लो, सपोज आप मान के लो
कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है. ओके, let this be what O, and this point is considered as what center of mass of this whole system. Let the distance from this point to this point be r1, and let the distance from this point to this point be what, r2. Okay, now since as you know कि ये origin के इस side है, तो from this point of view whether I can write minus r1, the answer is but obvious yes. Okay, अभी मुझे इसका क्या वैल्यू फाइंड आउट करके देना है. I have to find out the value of R1 and I have to find out the value of which value, R2. Once again center of mass के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो what can I say about the center of mass in this scenario? What is the formula? RCM is equal to, whether I can write M1 R1 वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है तो, प्लस M2 vector r2 the whole upon dash m1 plus m2. This is your general formula. Yes or no? Yes. Now whether I can say RCM is equal to m1 vector r1 क्या है, माइनस है, तो whether I can write minus r1 plus m2 into which value, r2, the whole upon, once again I can write m1 plus m2. Now since इसका जो सेंटर है that is this point, whether I can state that this is nothing other than vector RCM and it is having coordinate 0, 0, true or false. इसका RCM कहाँ पे है, ओरिजिन पे रखा है, मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ, 0, 0. अभी सिंस इट इज़ वन डायमेंशन इसलिए मैंने इसको वन डायमेंशन के फॉर्म में लिखा. और इसका RCM whether I can write 0 or not, तो आंसर इज yes. तो फ्रॉम दिस कंक्लूजन whether I can write 0 is equal to minus m1 r1 plus m2 r2. तो therefore whether I can say m1 r1 is equal to m2 r2, equation number 1. Understood? Or other way around, whether I can write m1 by m2 can be written as r2 by r1, but obvious yes. Clear? Now if I consider, suppose ये इक्वेशन को आप सपोज 1 मार्क कर दो. नाउ इसको मुझे कौन से फॉर्मेट में फाइंड आउट करना है, तो आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2. तो इसमें अगर आपको आप फिगर में देखोगे तो वेदर आई कैन राइट फ्रॉम फिगर, वेदर आई कैन सिंप्लीफाई एंड से r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, तो आंसर इज बट ऑब्वियस यस. क्योंकि डिस्टेंस क्या हुआ, ऐड ही कर सकते, तो r कैन बी रिटन एज डैश r1 प्लस r2. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये फॉर्मूला को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ. m1 केस 1, m1 कैन बी रिटन एज m1 प्लस m2. आपने बचपन में किया होगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के टाइप का. तो जो आप LHS में करोगे वही सेम थिंग आपको किस में करना है, RHS में करना है. यस और नो, क्या करना है आपको, वही सेम थिंग RHS में करना है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, m1 अपॉन m1 प्लस m2. तो यहाँ पे वेदर आई कैन राइट दिस वैल्यू एज r2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, r1 प्लस r2. तो वेदर आई कैन से इन दिस सिनेरियो कि r1 प्लस r2 कैन बी रिटन एज r. तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 is equal to r2 upon r, whether it can be written as yes or no. So from this conclusion whether I can say r2 is equal to, it is nothing other than dash m1 upon m1 plus m2 into which value r. So this is the formula of dash r2 with respect to which value, r. Got it? Any doubt regarding this? तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, whether I have got the value of R2, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला आप कंसिडर कर सकते हो
इस टाइप के सिचुएशन के लिए। ओके, केस 2, सिमिलरली, मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, सिमिलरली, whether I can write m1 plus m2 upon m2 taking this same equation, okay, which is equal to, न्यूमरेटर में क्या था, r2 था, तो whether I can write r2 plus r1 the whole upon which value r2, got it or not? I am considering which equation, equation 1, ये आपका केस मैंने क्या बताया, 1, this is your which one, case 2. Now from this conclusion once again whether I can say r1 plus r2 can be written as r, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सॉरी r1 है, तो दिस वैल्यू इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू r1, तो यहाँ पे r1 प्लस, सिंस एज आई नो r1 प्लस r2 इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू r, तो whether I can write here r upon which value r1, so therefore r1 can be written as dash, so this is your m1 plus m2 upon which value m2, yes or no, yes. अभी यहाँ पे आप इसको एक्सचेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो whether I can say r1 इस साइड जाएगा तो ये दो वैल्यू इधर आएगी, तो m2 बाई विच वैल्यू m1 प्लस m2 इनटू which value r, तो whether I have got the relation of r1 with respect to which value r, होप सो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई क्वेरी, श्योर एवरीवन, yes or no? So whether I find it out the value of r1 in terms of r and r2 in terms of r or not, तो आंसर इज यस, क्लियर। अभी ये दो फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है, यू हैव टू रिमेंबर बोथ दिस फॉर्मूला। मैनी टाइम्स बोलते हैं ना हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन दिया जाए जहाँ पे आपको r की वैल्यू दी गई है, m1 दिया है, m2 दिया है, तो whether you can calculate r1 and r2 directly by making the use of this formula or not, तो answer is yes. Understood? Now let's deal with next example. A small sphere of radius a is cut from a homogeneous sphere of radius capital R as shown in the figure. Find the position of center of mass of the remaining part with respect to the center of mass of the original sphere. अभी बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको एक बार थोड़ा सा बाउंस जाएगा, बट इसका जब सॉल्यूशन आएगा तब आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड आउट, दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। अभी देखो, सपोज मान के लो कि मेरे पास एक स्फीयर है, मेरे पास एक क्या है, स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r है। तो ये मेरे पास कौन से टाइप का स्फीयर है, ओरिजिनल स्फीयर ऑफ रेडियस विच वैल्यू r। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि ये जो भी स्फीयर है सेकेंड केस में, इसके यहां से, इज दैट क्लियर, मैंने एक छोटा सा स्फीयर कट आउट किया ऑफ स्मॉल रेडियस a। मतलब जब आप स्मॉल रेडियस स्फीयर को यहां से कट आउट करते हो तो ये हॉलो हो गया, यहां पे जो ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज हॉलो पार्ट, क्योंकि उस स्फीयर को यहां से कट करके बाहर रख दिया है। कहां पे रख दिया है मैंने उसको, वेयर आई हैव प्लेस्ड इट, आउटसाइड। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी सेकेंड सिचुएशन में इसका रेडियस कितना हुआ मेरे पास a। अभी यहाँ पे आप देखोगे इफ यू विल सी दियर, तो हमारे पास दो केस है, दो केस कौन से है वो समझो, केस 1 और इसमें से स्फीयर कट आउट करके अलग से रख दिया, दैट इज स्फीयर केस 2। ओके, अभी हाउ विल आई स्टार्ट फॉर द सेंटर ऑफ मास, तो वेदर आई कैन राइट लाइक दिस, वेक्टर RCM is equal to m1 vector r1 plus m2 vector r2
the whole upon which value m1 plus m2. Now since everybody know कि m1 plus m2 is nothing other than total mass, so whether from this scenario whether I can write vector RCM can be written as dash m1 vector r1 plus m2 vector r2 the whole upon total mass. Now this give rise to dash total mass, that is vector RCM, m vector RCM is equal to m1 vector r1 plus m2 vector r2. Now this will be your formula. So I will mark this as equation number 1. Okay. Now ये equation मैंने 1 mark किया. Now understand this thing. Statement में क्या mention किया? A small sphere of radius a is cut from a homogeneous sphere of radius capital R as shown in the figure. Find the position of center of mass of the remaining part with respect to the original one. मतलब original one ये हुआ. तो अगर मैं ओरिजिनल वन को कंसिडरेशन में लेता हूं और ये ओरिजिनल को मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखता हूं, किस में रख रहा हूं मैं? इसके सेंटर को ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख रहा हूं. समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज योर ओरिजिन. तो इसका वेक्टर आरसीएम क्या होगा? तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से इन द फर्स्ट केस वेक्टर आरसीएम will be nothing other than, since it is placed at origin, तो 0,0,0 मीटर. आप बोलोगे सर क्यों 3 डायमेंशन लिया? तो बट ऑब्वियस है, इफ यू सी इट प्रॉपरली क्लियरली वी हैव डिस्कस अबाउट द स्फीयर. स्फीयर कितने डायमेंशन का होता है? 3 डायमेंशन का. मतलब इट विल बी हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. होप सो पहला पॉइंट क्लियर हुआ. ओके, अभी सेकेंड कंडीशन यहाँ पे आया कि सेकेंड क्या है हमारे पास? मास m1 है. अच्छा, ये किसका पोजीशन वेक्टर मैंने मार्क किया? कैपिटल M का. अभी नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर R1, जिसका मास कितना हमने प्रेडिक्ट किया है? लेट इट बी विच वैल्यू m1. एंड सेकेंड जो है रिमेनिंग है, लेट इट बी विच वैल्यू m2. तो इसका पोजीशन वेक्टर आप क्या मार्क करोगे? तो सपोज मैंने ये मेंशन किया कि लेट दिस मास बी m1 एंड लेट दिस मास m2 एंड ये इसका क्या है? टोटल मास, दैट इज कैपिटल M. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो स्फीयर को मैंने कट किया हुआ है वेदर इट इज दिस पोर्शन, तो आंसर इज बट ऑब्वियस है. वेदर उसका जो सेंटर है वेदर इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ b और नॉट एंड दैट टू अलोंग x एक्सिस. तो वेदर आई कैन से कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, तो वेदर आई कैन राइट कोऑर्डिनेट एज b, 0,0 बिकॉज इट इज लाइंग ओनली अलोंग x एक्सिस, नॉट अलोंग y एंड नॉट अलोंग z. तो बट ऑब्वियस है इसका जो कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना है तो आई कैन से b, 0,0 meter. Hope so this point has been very clear to you everyone. Now back to this point. अभी बट ऑब्वियस है ये स्फीयर को मैंने बाहर निकाल दिया, m1 को मैंने बाहर निकाला. अभी इमेजिन करो कि यहाँ पे ये स्फीयर है ही नहीं, ये स्फीयर है ही नहीं, ये हॉलो है. इज दैट क्लियर? तो ये आपका कौन सा मास हुआ ये केस में? वेदर आई कैन से दिस इज m2 और मुझे वही पूछा है रिमेनिंग मास. Yes or no? What is the center of mass of remaining mass? Okay, center of mass किसका? मगर remaining mass का. तो ये आपका क्या हुआ? ओरिजिन हुआ. अभी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को सोच के आंसर देना. कि सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट पे है. अगर यहाँ से मैंने इतना सा पार्ट कट कर दिया, सपोज इतना सा पार्ट मैंने कट कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट होगा? वेदर इट विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट. तो बट ऑब्वियस आप ये बोलोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट होगा? नॉट टुवर्ड्स राइट बट इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट. मतलब ये जो भी आपका ओरिजिन है इससे इस साइड ही जाएगा. वही सेम थिंग यहां पे भी मैं कर रहा हूं कि यहां से अगर मैंने इतना सा पार्ट निकाल दिया है, इतना सा मास निकाल दिया है, ओके, हॉलो हो गया है, तो इसका मास कहां पे शिफ्ट होगा? तो वेदर आई कैन से दैट इसका मास शिफ्ट होगा ऑन विच डायरेक्शन? सिंस x से मैंने कट किया है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. लेट दिस बी विच वैल्यू? x. अब इसको x की जगह पे मैं, आप x लिखो या x2 लिखो, इट इज वन एंड द सेम. तो मैं सपोज कर लेता हूं कि उसका जो सेंटर ऑफ मास जो रिमेनिंग स्फीयर का है
उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट हुआ, एट विच पॉइंट x। क्लियर, तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं x, 0,0 मीटर। गॉट इट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी क्वेश्चन वंस अगेन अराइजेज हियर कि यहां पे RCM तो 0 0 है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। बट व्हाट अबाउट M1 एंड M2, तो वो मुझे फाइंड आउट करना है। यहां पे जैसे मैंने कहा आप लोग को सबको कि अगर हम यहां पे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक स्फीयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना लिया है हमने, कैपिटल R, हैविंग मास व्हाट, कैपिटल M। तो वेदर आई कैन से it is nothing other than volume mass density, that is density is equal to mass per unit volume. True or false? True. समझ में आ रहा है? Therefore mass can be written as density into volume. Now tell me what is the formula for volume of a sphere? Whether I can say 4/3 pi r cube, so whether I can say mass can be written as rho into 4/3 pi r cube. I will mark this as equation number 2. गॉट इट एवरीवन? अभी सिमिलर कंडीशन, मैंने इसमें से छोटा सा मास निकाला, कितना मास निकाला, m1, जिसका रेडियस कितना है, a। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से कि डेंसिटी इज इक्वल टू m1/v1, देयरफॉर m1 कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1। Now tell me what is the volume 1 in this scenario? Whether I can say 4/3 pi r cube, अभी यहाँ पे r की जगह पे इसका रेडियस कितना है, a है, तो whether I can write a cube or not, तो आंसर इज yes। तो m1 मुझे क्या मिला, तो whether I can write rho 4/3 pi a cube, इक्वेशन नंबर 3। सो होप सो आपको इसका मास पता है, टोटल मास, और जो मास निकाला दैट इज व्हाट m1, वो भी आपको पता है। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जो रिमेनिंग मास है, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, जो आपका कौन सा है, इसमें से आपने इतना निकाल दिया, तो इसका रिमेनिंग मास कितना होगा। इसमें से अगर इतना निकाल दिया मैंने, ये निकाल के बाहर निकाल दिया है, तो इसका रिमेनिंग मास कितना हुआ, लेट इट बी विच वैल्यू, m2। तो ये m2 कहां से मिला मुझे, तो वेदर आई कैन से इन अ सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सा, टोटल मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2, यस और नो। तो m2 कैन बी रिटन एज डैश कैपिटल M माइनस m1, इक्वेशन नंबर 4। वेदर इक्वेशन 2 and 3 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड हियर, 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर विच वन, 4। सो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, m2 इज इक्वल टू रो 4/3 पाई r क्यूब माइनस रो 4/3 पाई a क्यूब। होप सो समझ में आया। तो इन शॉर्ट मास m2 इज नथिंग अदर देन डैश रो 4/3 पाई इन ब्रैकेट r क्यूब माइनस a क्यूब। This will be your equation number 5. Hope so you might have understood the whole thing. अभी देखो इक्वेशन क्या करना था मुझे, इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कौन सी इक्वेशन में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये सारी वैल्यूज ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, प्लस आपने m1 और m2 फाइंड आउट किया, वो भी वैल्यू आपको अबव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो वेदर आई कैन राइट लाइक दिस, कैपिटल M इंटू 0,0,0 इज इक्वल टू स्मॉल m1, स्मॉल m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, रो 4/3 पाई a क्यूब, रो 4/3 पाई a क्यूब इंटू व्हाट इज द पोजिशन ऑफ r1, तो वेदर आई कैन राइट b, 0,0 plus what is the value of m2, so whether I can write m2 as dash rho 4/3 pi r cube minus a cube into which value, कहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो वेक्टर r2 क्या है आपका x, 0,0,
तो whether I can substitute that value here, x, 0, 0. होप सो यहाँ तक समझ में आया. नाउ whether this whole value comes out to be dash, इसका x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, z कोऑर्डिनेट भी 0. What can I say about this condition? Rho 4/3 pi a cube b, any number multiplied by 0, 0, any number multiplied by 0, 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां पे आपका क्या आएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स कॉमा एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0, 0, 0. गॉट इट और नॉट? अभी व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट टू यू? तो देखो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूं. ये आपका पहला कोऑर्डिनेट क्या इंडिकेट करता है? आपका एक्स कोऑर्डिनेट, y coordinate, z coordinate. In the similar manner, this indicates your x coordinate, y coordinate, z coordinate. This indicates which value? X coordinate, y coordinate, z coordinate. But ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपके लिए सिंप्लिसिटी कर देता हूँ, x1, y1, z1, x2, y2, z2. ये m1 के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये m2 के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा. ये पॉइंट होप सो यहां तक समझ में आया. क्लियर? अभी बट ऑब्वियसली एक्स टर्म विल गो विथ एक्स टर्म एंड वाई विल गो विथ वाई. तो इसमें वेदर आई कैन जस्टिफाई लाइक दिस, देखो दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू. तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, 0 इज इक्वल टू रो 4/3 पाई ए क्यूब बी प्लस रो 4/3 pi r cube minus a cube into which value x. Now this give rise to dash. तो whether I can write like this, ये 0 है तो ये वैल्यू को इस साइड लेके जाओ तो आपको मिलेगा रो 4/3 pi r cube minus a cube into x is equal to negative of रो 4/3 pi a cube b. Now which value will get cancelled? Rho 4/3 pi will get cancelled. So ultimately मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है? x. तो x is equal to dash. तो whether I can write negative of a cube by b the whole upon r cube minus a cube. समझ में कुछ आया? अंडरस्टूड और नॉट? येस और नो? तो इन शॉर्ट मुझे ये टर्म मिला, ओके तो मुझे ये नेगेटिव की टर्म में मिला. तो विद द एक्स कोऑर्डिनेट, देखो मैंने वहाँ पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट लिया था बट उसका जो फंक्शन जो मुझे जो उसकी वैल्यू मिली, वेदर इट वाज इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव और नॉट, तो आंसर इज येस. तो उसका जो सेंटर ऑफ मास जो रिमेनिंग स्फीयर का है, वेदर इट इज शिफ्टेड टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और नॉट, तो आंसर इज येस. अभी बैक टू दिस पॉइंट कि हमने x, अभी देखो जैसे x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया वैसे अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? y कोऑर्डिनेट. तो ये y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो वो तो 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 ही आएगा, लॉजिक है. उसके बाद में z कोऑर्डिनेट 0 इक्वल टू 0 प्लस 0. तो अल्टीमेटली वेदर आई हैव गॉट नथिंग अदर देन डैश. द रिमेनिंग मास कौन सा है आपके पास? m2. उसका कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला? वेक्टर r2. तो वेदर आई कैन राइट नथिंग अदर देन वेक्टर r2 इज इक्वल टू x, 0, 0 फॉर द m2 where m2 is nothing other than dash remaining mass. Is that clear? अभी इसका सेंटर ऑफ मास मतलब दिस इज नथिंग अदर देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द व्हाट रिमेनिंग मास विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ओरिजिनल मास इज नथिंग अदर देन वेक्टर r2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a क्यूब b बाय r क्यूब माइनस a क्यूब कॉमा 0, 0. So this is your final answer.
कि इसका जो भी मास है वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ, इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना, बैक टू दिस पॉइंट। ये न्यूमेरिकल में उन्होंने जो मास जो कट किया था, ये मास वो कहाँ से कट किया था, अलोंग एक्स एक्सिस। किधर से कट किया था इन्होंने, अलोंग एक्स एक्सिस कट किया था। मतलब इसका जो रिमेनिंग जो स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये पॉइंट पे शिफ्ट हुआ। दैट आई हैव रिटन एज विच वैल्यू, x, 0, जो मुझे आंसर मिल गया -a³ b। देखो वही आंसर मिला मुझे -a³ b अपॉन r³ -a³। ओके, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मैंने यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर मैंने यही स्फीयर यहां से कट किया होता तो आप क्या करते, और इट वॉज एट अ सेम डिस्टेंस, तो x की जगह पे आपका ये जो कोऑर्डिनेट मिलता सेंटर ऑफ मास वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता। तो यहां पे आप क्या लिखते, 0, y, 0 फॉर m2। मतलब यहां पे वेक्टर r2 के लिए आप x, 0, 0 लिख रहे हो, उसकी जगह पे क्या आएगा आपका 0, y, 0। लॉजिक समझ में आया। मतलब जो एक्सिस पे आप कोई चीज कट कर रहे हो तो वही एक्सिस पे रिमेनिंग मास का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। सपोज आपने z एक्सिस पे से मास कट किया होता, सपोज यहां से कोई स्फीयर कट किया होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट होता, ऑन द z एक्सिस, दैट टू नेगेटिव। तो इसका कंपोनेंट आप क्या लिखते हैं, 0, 0, z। वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। मतलब न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं आपको ट्विस्ट करेंगे। हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल में जो स्पीयर जो कट किया है ऑफ रेडियस स्मॉल ए, वो कहाँ से कट किया, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए आपको x, 0, 0 मिला। y के डायरेक्शन में अगर आप स्पीयर कट करते तो उसका आप कोऑर्डिनेट क्या लिखते, रिमेनिंग मास का 0, y, 0। आंसर कम आउट टू बी ऑलमोस्ट सेम। इज दैट क्लियर। अगर इसको मैंने z से कट किया होता तो नेगेटिव z पे मिलता, मतलब 0, 0, z। मतलब खाली यहां पे ये वैल्यू आप क्या करते, चेंज करते अकॉर्डिंग टू वेयर द मास हैज बीन कट फ्रॉम विच एक्सिस। अंडरस्टूड और नॉट। होप सो यू हैव अंडरस्टूड। एक दो बार एग्जांपल सॉल्व करना, आपको समझ में बेटर आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू, रिमेनिंग मास का आपने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल मास। Understood? Let's deal with next example. Figure shows an extremely thin disk of radius r having uniform mass density of rho. A small disk of radius r by 2 is cut from it. Find the center of mass of the remaining part of the disk with respect to the original टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। सेम एग्जाम्पल, बट ये एग्जाम्पल और प्रीवियस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे थिन डिस्क लिया हुआ है। अभी जब डिस्क की बात की जाए तो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सरफेस वाइज। तो हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि एक्सट्रीमली थिन डिस्क लिया है। ओके, तो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस वाइज। तो मैं रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया लिखूंगा। तो देयरफॉर मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू एरिया। अभी सपोज इसका रेडियस r दिया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। बस ये एक डिफरेंस है। ये बात समझ में आई। इक्वेशन नंबर 1। अभी स्टेटमेंट में बहुत सिंपल दिया है कि उन्होंने क्या किया कि ये पूरे डिस्क में से, मतलब ये आपका केस 1 था। ओके, अभी इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे रख दो। अब ये डिस्क है तो ये कितना डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन होगा। तो इसका जो RCM होगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास, विल बी नथिंग अदर देन डैश 0, 0 मीटर। इक्वेशन नंबर 2 फॉर मास m। ओके, ये समझ में आया। आगे प्रोसीड करूं। अभी उन्होंने ये कहा कि इसमें से मैंने एक डिस्क निकाल दिया, ये डिस्क को बाहर कर दिया, और ये जो भी डिस्क को बाहर किया है उसका रेडियस कितना है, r/2। तो मैंने सपोज किया लेट द मास बी m2
और ये जो डिस्क रखा है लेट द मास बी व्हाट m2, ओके। अभी बट ऑब्वियस है अगर मैं m1 कंसिडर कर रहा हूँ तो एज पर द कंडीशन वंस अगेन सेम रूल, मेरे पास क्या है, डिस्क है जिसका रेडियस कितना है r/2। सो अल्टीमेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू डेंसिटी इज इक्वल टू m1/a1। इसका मास कितना लिया है हमने m1, तो देयरफॉर m1 कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू एरिया 1 दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पाई r/2 द होल स्क्वायर। सो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट डेंसिटी पाई r² बाय 4 दैट इज नथिंग अदर देन m1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अभी इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या लिखोगे आप, ओके। तो वेदर आई कैन राइट लाइक दिस कि उसको यहाँ से कट किया गया एंड इट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हम लोग क्या लिखते हैं x,0, बट इन दिस केस x इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, वेदर दैट x इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 और नॉट। आप अच्छी तरह से इसको देखो, वेदर दिस x इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, r/2। तो मैं ये सिचुएशन में वेदर आई कैन राइट r/2, 0, तो आंसर इज यस। तो आपका r1 का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, r/2, 0, इक्वेशन नंबर 3। अभी जो रिमेनिंग डिस्क है, ओके, अभी रिमेनिंग डिस्क की अगर मैं बात करता हूँ ये सिचुएशन में, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होगा, वेदर इट विल बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, द आंसर इज यस। लेट इट बी विच वैल्यू x, 0 दैट इज नथिंग अदर देन वेक्टर r2। अब इसका मास m2 कैलकुलेट करके देना है मुझे, तो इन अ वेरी सिंपल ऑर्डर वेदर आई कैन से, ये आपका सेकेंड केस हुआ, इसमें आपके पास मास क्या है m2, तो m2 को कैलकुलेट करना है, तो वेदर आई कैन से टोटल m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ओके। मुझे m2 कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल M माइनस m1, व्हाट इज कैपिटल M, it is nothing other than dash rho pi r² minus what is m1 in this scenario, whether it is this condition that is rho pi r² by 4। तो इसका मुझे m2 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो m2 कैन बी रिटन एज rho pi r² in bracket 1 minus 1 by 4, so it comes out to be dash 3 by 4 rho pi r² that is nothing other than m2। समझ में आया? I will mark this as equation number dash, suppose 3। होप सो यहाँ तक समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो पोजिशन वेक्टर है वेक्टर r2 कैन बी रिटन एज डैश x, 0 मीटर, तो आंसर इज यस। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना था, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना था, तो सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में रिमेनिंग का, तो ये पूरे सिस्टम का मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर RCM कैन बी रिटन एज m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 द होल अपॉन डैश m1 प्लस m2। नाउ देयरफॉर कैपिटल M वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2। तो वेदर दिस इज योर जनरल फॉर्मूला जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया था, आंसर इज यस। वेदर आई कैन से m इज इक्वल टू डैश m1 प्लस m2। अब ये सारी वैल्यूज़ जो भी आपको मिला है वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, गॉट इट और नॉट। तो वेदर आई कैन सब्सटीट्यूट लाइक दिस, कैपिटल M इंटू 0,0 इज इक्वल टू m1, और यहाँ पे m1 जो मिला है दैट इज रो पाई r² बाई 4, यस और नो। तो m1 के बदले यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, रो पाई r² बाई 4 इनटू, अब यहाँ पे देखो इसका r1 का वैल्यू क्या है मेरे पास, whether I can say this is your r1 value that is r by 2 comma 0,
प्लस m2। अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2 इन दिस केस? तो देखो ऊपर ही m2 फाइंड आउट किया, 3/4 रो पाई r square। okay, what is the value of r2 in this scenario? Once again, whether I can say it is nothing other than dash x comma 0. so the final value which comes out to be, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 0,0, यहाँ पे मुझे मिलेगा रो पाई r क्यूब बाय नथिंग अदर देन डैश 4 2 8, 0 प्लस यहाँ पे 3/4 रो पाई r स्क्वायर x, 0। नाउ सेम सिनेरियो जो प्रीवियसली बताया था, ये आपका x y, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और ये y2। तो x कोऑर्डिनेट लाइक टर्म्स के साथ में ही जाएगा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0 इक्वल टू रो पाई r क्यूब बाई 8, वापस x कोऑर्डिनेट कौन सा है प्लस 3/4 रो पाई r स्क्वायर x। गॉट इट? अभी सब में से कॉमन क्या निकलेगा? तो 0 इक्वल टू रो पाई r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बाई 4 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? तो वेदर आई एम गोइंग टू गेट इन ब्रैकेट r क्यूब में से r स्क्वायर बाहर चले गया, डिनोमिनेटर में 8 में से 4 बाहर गया, मतलब 2। यस और नो? यस। अभी यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा प्लस, यहाँ से क्या गया तो 3 तो रहेगा ही, 3 4 बाहर चले गया, तो यहाँ पे रो पाई r स्क्वायर चले गया, तो ये x। अभी ये वैल्यू इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा 0। तो मुझे ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा 0 इज इक्वल टू डैश r/2 प्लस 3x। अब ये 3x इस साइड गया और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा माइनस r/2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू डैश माइनस r/6। तो मुझे इसका x कंपोनेंट कितना मिला माइनस r/6। Now tell me what is y component? तो 0,0,0। तो whether I can say that y component is which one? 0,0। अब मुझे रिमेनिंग स्पेयर का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना था। वेक्टर r2 was nothing other than x, y which is nothing other than x, 0। मतलब y कोऑर्डिनेट देखो सेटिस्फाइड ही हो गया, और x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको माइनस r/6, 0। तो whether I can say that vector r2 is nothing other than dash, it is क्या है आपका RCM है ऑफ रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास। मतलब आपका जो आंसर मिला है that is nothing other than this statement, the center of mass of the remaining part of the disk with the original with respect to the center of the disk। वापस रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा स्टेटमेंट बोलने में गलती हुई। center of mass of the remaining part of the disk with respect to the center of mass of the original disk, that is nothing other than vector r2 is equal to minus r/6, 0। किसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया मैंने? रिमेनिंग डिस्क का। होप सो समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर?